हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विदित कुमार है। मैं मूलतः फिरोजाबाद जनपद की जसराना तहसील का निवासी हूँ। मेरा यूपीपीसीएस में 2019 वर्ष में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। इससे पूर्व यूपीपीसीएस 2018 में मैं आबकारी निरीक्षक के पद पर चयनित हो चुका था। यह मेरा तीसरा साक्षात्कार था। मैंने 2017 में सर्वप्रथम साक्षात्कार दिया, उसमें अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया था। उसके उपरांत 2018 और 2019 दोनों वर्षों में मेरा चयन अंतिम रूप से हो गया था। इस वर्ष मुझे नायब तहसीलदार मिला है। मैंने स्नातक में बीए किया है और उसके अतिरिक्त मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है। हिंदी साहित्य ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों ही परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से ही मैं नेट और जेआरएफ हूँ और मेरी पीएचडी भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से आरंभ होने वाली थी, लेकिन अभी वो सिलेक्शन के उपरांत रुक गई है। सामान्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए चुनौतियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। मैं भी एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि की फैमिली से आता हूँ। मेरे पिता सामान्य कृषक हैं, मेरी माँ गृहिणी हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव के कॉलेज और स्कूल्स में हुई है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता जो सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कम पाई जाती है, उसका भी मैं शिकार रहा हूँ। लेकिन यदि आप कुछ करने की ठान लेते हैं, यदि आपके अंदर कुछ जज्बा होता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, तो निश्चित तौर पर ये सामान्य जो परेशानियां हैं वो गौड़ हो जाती हैं। आप इनसे उबर कर जीत सकते हैं। सामान्यतः सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान कुछ चुनौतियां आती हैं। इसके 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आज हम यहाँ पर प्रीलिम्स की, इंटरव्यू की और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी करने के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसको हम एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसको आत्मसात कर लें। आत्मसात शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अधिकांश छात्रों को पता नहीं होता कि सिलेबस है क्या। हम सुनी सुनाई बातों पर आकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने लगते हैं। सामान्यतः इससे बचा जाना चाहिए और जो सिलेबस में मेंशन है, जो सिलेबस में जिसका उल्लेख किया गया है, उसी के आधार पर हमारी तैयारी फोकस्ड होनी चाहिए। तो पहला मैंने जिसको किया था, वो मेरा पहला नियम ये था कि मैं सिलेबस को अपनी जेब में रखता था और मैंने टेबल पर भी उसको चिपका के रखा था। सिलेबस के आधार पर किताबों का चयन किया जाना चाहिए। किताबें अधिक संख्या में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, सारगर्भित होनी चाहिए। जैसे कि मैं हिस्ट्री के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुरनाल को फॉलो किया था। पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रामेश्वर सर के नोट्स पढ़े थे। तो इस तरह से आप भी अपने टॉपिक्स के हिसाब से किताबों का चयन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूपीपीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक चुनौती रहती है कि क्वेश्चन का जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो उसके लिए पुराने जो साल के जो पेपर हैं, जैसे घटना चक्र प्रकाशन के जो पेपर्स आते हैं, उनको अवश्य लगा के जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर आप ये सब करके जाते हैं तो प्रीलिम्स को आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने 2016 में प्रथम प्रयास में ही प्रीलिम्स को निकाला था और मेरा जो सोर्स था वो यही, जो मैंने किताबें मेंशन की हैं और जो तरीका जो मैंने आपको बताया वो यही था। प्रीलिम्स के लिए आप एक टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ से प्रश्न आएंगे और उन्हीं प्रश्नों को मैं हल करके जाऊंगा तो मुझे आसानी रहेगी। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ की अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप किसी भी टाइप का पेपर अगर आता है आपके सामने, उस पेपर को आप हैंडल करने की क्षमता विकसित कर सकें। अगर वो क्षमता आपके अंदर आ जाती है, मान के चलिए कि अगर परीक्षा हॉल में थोड़ा सा कठिन पेपर आ गया और आप उस कठिनाई को देखते हुए आपने थोड़ी सी हड़बड़ी में समय प्रबंधन नहीं कर पाए या आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप जानते हुए भी प्रीलिम्स को स्किप कर सकते हैं। इसलिए
मेरी ये सलाह है और मैंने ये किया भी था कि आप किसी एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें और उसको नियमित तौर पर लगाएं। उसमें हर तरह के प्रश्न पत्र होते हैं, कठिन भी होते हैं, आसान भी होते हैं। आप एक बार जब उनसे डील करने का तरीका सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको परीक्षा हॉल में मदद करता है प्रीलिम्स के टाइम पे। ये यदि किया जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि प्रीलिम्स को बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य से मैं नेट JRF भी हूँ, जैसा कि मैंने पूर्व में मेंशन किया। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट मैंने क्यों चुना, इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत रुचि थी। हिंदी साहित्य पढ़ने में मुझे बहुत आसान लगा। हिंदी साहित्य में अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा कोई तकनीकी जटिलताएं नहीं थी, तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगा, तो मैंने उसको ले लिया। फिर मैंने उससे MA किया। MA के बाद मैंने JRF किया। इस दौरान मुझे सब्जेक्ट से काफ़ी प्यार हो गया और मैं उसके काफ़ी नज़दीक आ गया। हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सामान्यतः UPPCS और UPSC में स्कोरिंग माना जाता है। पिछले 3 बार के मार्क्स के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सामान्य तैयारी में भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में जो व्यक्ति या जो छात्र इसको लेने के इच्छुक हों, उनके लिए सबसे पहले तो इसमें व्यक्तिगत रुचि होने की पहली शर्त है कि यदि आपकी व्यक्तिगत रुचि है इसमें सब्जेक्ट में, आप इसको पढ़ने में आपको आसान लगता है, तो आप इसको निस्संदेह ले सकते हैं। ये हर मामले में स्कोर में, पढ़ने में आपको अधिक दिक्कत या कठिनाई पैदा नहीं करेगा। मैंने हिंदी साहित्य को, मैं फिर यहाँ एक बात कहूँगा कि आपके हाथ में हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है लोक सेवा आयोग का, वो आपके हाथ में होना चाहिए। उसी के आधार पर आपको किताबों का चयन करना चाहिए और उन किताबों को, टेक्स्ट जो होते हैं उनको निश्चित तौर पर पढ़ के जाना चाहिए। मैंने सारे के सारे टेक्स्ट पढ़ के गया था मैं, और मेरे पास सारे के सारे टेक्स्ट हैं, जिसका मुझे परीक्षा हॉल में बहुत लाभ हुआ। क्योंकि नोट्स पढ़ने से पूर्व यदि आप टेक्स्ट पढ़ लें तो जो नोट्स में जो रिलेशन की जो बातें आती हैं, जो कोटेशंस आती हैं, वो आप आसानी से उसके साथ में रिलेट कर पाते हैं। जब आप रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अधिकार के साथ आप परीक्षा हॉल में उसको लिख के आते हैं, और इसी के कारण आपका आंसर दूसरों से बेहतर बन सकता है। तो निश्चित तौर पे आपको टेक्स्ट जो हैं उनको स्किप नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ के जाना चाहिए। दूसरा, किसी संस्थान के आपको नोट्स, या तो आप खुद अपने नोट्स मेकिंग करें या किसी संस्थान के जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं आप उनको फॉलो करें। जैसे मैंने कुमार सर्विस सर्किस ध्येय IAS में उनसे कोचिंग ली थी, तो उनके क्लास नोट्स मेरे पास थे। उनकी व्याख्या की किताब जो सर्विस सर की चलती है, उसने मुझे बहुत मदद की। साथ ही साथ डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के जो दृष्टि के नोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। उनको मैंने कंटिन्यू नियमित रूप से उनको पढ़ा। इसके अतिरिक्त इग्नू के नोट्स भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। चूँकि मैंने इग्नू से MA किया था तो मेरे पास वो नोट्स अवेलेबल थे, तो मैंने उनकी भी काफ़ी मदद ली। इन तीनों के कंपाइलेशन से मुझे लगता है कि एक मुकम्मल हिंदी साहित्य की तैयारी की जा सकती है। मेरी जो भी छात्र और जो भी मित्र हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने खुद के नोट्स अवश्य बनाएं। जैसे कि मेरे पास एक पतली सी डायरी है जो पूरे हिंदी साहित्य को समाहित कर लेती है। मुश्किल से 70-80 पेज की डायरी है, उसमें भी पूरे पेज भरे नहीं हैं। उस डायरी के आधार पर अगर मुझसे कोई कहे कि आपको कल एग्ज़ाम देना है हिंदी साहित्य का, तो मैं इतना उसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसके आधार पर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों का एग्ज़ाम लिखने की क्षमता रखता हूँ। ऐसे ही आपको भी कंसाइज और बहुत ही छोटे छोटे नोट्स अवश्य बनाने चाहिए, जिससे परीक्षा हॉल से पहले आप उसको रिवाइज कर सकें और एक आपके पास कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, मैं पूरा सिलेबस 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में भी रिवाइज कर सकता हूँ। नोट्स मेकिंग से कॉन्फिडेंस आता है। नोट्स मेकिंग, क्योंकि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसको प्रिसाइज करते हैं, फिर उसको नोट डाउन करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में आप कई चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं और वो आपको परीक्षा हॉल में बहुत मदद करती है। क्योंकि उस समय चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन आप चूँकि कई बार उसको रगड़ चुके होते हैं, उसका रगड़ा लगा चुके होते हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए बहुत
नेचुरल हो जाता है और वो फ्लो में आपके साथ आपके आंसर में आ ही जाता है। तो इस तरह से अगर आप नोट्स मेकिंग के साथ तैयारी करेंगे और परीक्षा हॉल में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अंकों के माध्यम से उसका बेनिफिट मिलेगा। हिंदी साहित्य में उत्तर लेखन के विषय पर भी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम तौर पर आप कैसा लिखते हैं इसी से आपके अंक डिसाइड होते हैं और आपका उसी पर सिलेक्शन निर्भर करता है। उत्तर लेखन में कुछ मोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले जो मैं करता था वो ये है कि आजकल प्रश्न जो हैं वो 2-3 प्रश्न एक ही प्रश्न में मिलकर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न को तोड़ने का तरीका आना चाहिए कि उसमें कितनी बातें पूछी गई हैं। एक बार जब हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उस आधार पर चूँकि 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द से ज़्यादा लिखने की हमें आज़ादी नहीं है, तो उसी आधार पर जितनी बातें पूछी गई हैं उसके आधार पर उसको वेटेज देना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें एक संक्षिप्त इंट्रो, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन अपने आंसर में अवश्य रखना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का एक जो खाँचा है या जो फॉर्मूला है वो हमारे उत्तर को व्यवस्थित करता है। जब हम किसी के सामने अपने उत्तर को रखते हैं और वो कई व्यवस्थित भागों में बटा हुआ होता है और जितने क्वेश्चंस हमसे उस प्रश्न में पूछे गए हैं उन सारे आयामों को जब वो आंसर टैकल करता हुआ और व्यवस्थित एक खांचे में हम एग्जामिनर के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि उसका एक साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ता है और उससे हमारी ओवरऑल पर्सोना भी पता चलता है कि हम काफ़ी व्यवस्थित हैं और मैनेज्ड हैं। तो यदि अगर हम अपने उत्तर को इतना प्रेजेंटेबल बना पाएँ और कि एग्जामिनर को बहुत आसानी हो कि ये इंट्रो है, इसमें ये बातें हैं, अच्छा इसमें ये है, तो आप इस तरह से जब आप प्रेजेंट करते हैं उसको, तो निश्चित तौर पर वो अंकदायी अवश्य होता है। और उसका चूँकि मैंने विजन IAS एकेडमी में एज ए वैल्यूटर काम किया, तो उस दौरान कॉपी चेक करते हुए मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एग्जामिनर को जितनी सहजता आपके आंसर को चेक करने में, आपके पॉइंट्स को पढ़ने में होगी, आपको उतने ही अंक ज़्यादा मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो निश्चित तौर पर आपको आंसर लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा टॉपिक हम लोगों के लिए साक्षात्कार है। चूँकि ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था, मैं इससे पूर्व UPSC के CDS में भी एक साक्षात्कार का अनुभव रखता हूँ। 4 साक्षात्कारों का मुझे अनुभव है। उस आधार पर मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साक्षात्कार पर साझा कर सकता हूँ। सर्वप्रथम साक्षात्कार को लेके एक विशिष्ट प्रकार की कोई सेटअप बॉक्स नहीं है जिसमें आप उसको डाल दें और वो उसी तरीका से निकले। वस्तुतः होता ये है कि साक्षात्कार बोर्ड में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ का कैसा माहौल होगा, ये बहुत सब्जेक्टिव है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ बातों को यदि हम ध्यान रखें तो हम अपने इंटरव्यू को एक सामान्य स्तर पर, एक व्यवस्थित स्तर पर अवश्य ला सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए, जिससे कि आप जब साक्षात्कार बोर्ड के सामने एंटर करें तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो व्यवस्थित लगे, मैनेज्ड लगे। साथ ही एक सामान्य शिष्टाचार जो अभिवादन का होता है वो प्रत्येक कैंडिडेट को करना चाहिए। आजकल मॉक इंटरव्यू का ज़माना है। प्रत्येक जो कोचिंग्स जो मॉक इंटरव्यू कराती हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बताती भी हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आप जब तक उन चीज़ों को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ निकल के नहीं आती है। जैसा कि मेरा अनुभव है, मैं अपना सामान्य जो सूट पहन के गया था, ब्लैक सूट और ब्लू टाई के साथ में, उसमें मैंने एंटर करते ही मैं कमिंग सर बोला और उसके साथ मैंने सबको जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको अभिवादन किया और उन्होंने फिर उसके बाद में मुझे बैठने के लिए कहा। ये उनका भी एक सामान्य शिष्टाचार होता है। साथ ही जब भी हम साक्षात्कार बोर्ड के साथ में उनके प्रश्नों का जवाब दें तो एक पोलाइटनेस हमारे आंसरों में अवश्य दिखनी चाहिए। पोलाइटनेस का मतलब ये नहीं है कि हम डर के अपना आंसर दें। पोलाइटनेस का मतलब ये है कि हम एक विनम्र व्यक्तित्व के साथ में उनके सामने उपस्थित हों, जिससे कि उन्हें बात करने में हमसे अच्छा लगे। तीसरी चीज़
जो साक्षात्कार के उसमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने पॉइंट्स के साथ में स्टैंड करना चाहिए। यदि हम किसी तथ्य पर या किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड ले रहे हैं और हमारा स्टैंड वैलिड है, वैलिड का यहाँ तरीका ये रहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड होना चाहिए, वो मॉरली वैलिड होना चाहिए, साथ ही उसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च हो उसके आधार पर वैलिड होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई वैलिडेशन है तो हमें फर्मली उसको वहाँ पर रखना चाहिए। साथ ही यदि आर्गूमेंट की कोई स्थिति बनती है तो वहाँ पर अपने आप को बहुत संयत और विनम्र रूप में पेश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरे साक्षात्कार में प्रभात सर से आर्गूमेंट जैसी स्थिति बन गई थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी संयत रहा था और शायद इसका ही लाभ मुझे उस साक्षात्कार में मिला, ऐसा मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार पर खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके कपड़े, आपके रंग, आपके चेहरे को देख के बात नहीं करते। वो आपका मेंटल स्टेटस, वो आपके थॉट प्रोसेस, वो आपका जो पूरा जो सेटअप है मानसिक, उसको जज करते हैं। और उसमें जब आप चूँकि प्रीलिम्स मेंस परीक्षा पास करके गए होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक पर्सोना बन जाता है, उसको वो जज करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने जो विचार हैं उनमें फर्म रहें, उनमें एक दृढ़ता हो, और यदि कोई चीज़ गलत है तो उसको स्वीकार करने की क्षमता हो। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके व्यक्तित्व में ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी एकाएक नहीं हो सकती, उसकी एक प्रक्रिया होती है। वो प्रीलिम्स जब आप देते हैं वो तभी से स्टार्ट हो जाती है। वो आपके आचरण में चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर ऐसा आप अपने आचरण में कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी साक्षात्कार में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अंतिम तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र और व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस चीज़ को अवश्य ध्यान में रखें कि हमें हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें जहाँ से भी, जैसे भी, जो भी सीखने को मिले उसके लिए हमें अपने अंदर एक पात्रता डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता रहे। सिविल सेवा परीक्षा आपके व्यक्तित्व के विस्तार की मांग करती है और ये एकाएक नहीं होता, इसकी एक प्रक्रिया होती है। और चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े छात्र हों, इन सब में एक सीखने की जो ललक है वो अवश्य होनी चाहिए। यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। और मेरा तो ये मानना है कि मैं अक्सर एक लाइन पढ़ता हूँ कि अपना क्या है इस जीवन में, सबका लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। हमें जो आसपास जो अपने ज्ञान जो बिखरा हुआ है उसको समेटने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही मेरी तरफ से सभी छात्रों को और व्यूअर्स को शुभकामनाएं कि आप भी आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। और स्पेशल थैंक्स टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। थैंक यू।